में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ 1946 को। जिस साल देश आजाद हुआ उससे एक साल पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। यानी कि इन्होंने एक अध्यापक के पद पर भी कार्य किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया। क्या नाम है कवि का? राजेश जोशी जी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियों, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए कि एक भाषा से दूसरी भाषा में नाटक का रूपांतरण करना। तो उन्होंने कई नाटकों का जो है नाट्य रूपांतरण भी किया। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। एक होती है बेटा कथा, एक होती है पटकथा। जैसे जो फिल्मों के लिए लिखी जाती है, पर्दे पर जो दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं हम पटकथा। पट होता है वस्त्र, जो पर्दे पर दिखाई जाती है उसको कहते हैं हम पटकथा। जो फिल्मों के लिए जो स्टोरी लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, वो कहलाती है पटकथा। ठीक है, जो पर्दे पर दिखाई जा सके ऐसी कहानी। तो पटकथा लेखन का कार्य भी उन्होंने किया। यानी कि जो लघु फिल्में हैं, जो छोटी फिल्में थी, उनके लिए भी कहानी लेखन उन्होंने किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। तो कहते हैं कि जो भर्तृहरि की कविताएं थी उनका जो है हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। संस्कृत के थे ये कवि भर्तृहरि, तो इनकी जो संस्कृत की जो कविताएं थी उनका हिंदी अनुवाद इन्होंने किस नाम से किया? भूमिका कल्पतरु यह भी। कल्पतरु क्या होता है? क्या होता है कल्पतरु? सुना है? कल्पतरु क्या होता है? जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, इस प्रकार का। जैसे कामधेनु गाय होती है, ऐसे ही कल्पतरु पेड़ होता है, जो सारी इच्छाएं जो भी उससे मांगो, इस टाइप के। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कामधेनु गाय होती थी और कल्पतरु होता था, तो वो सारी इच्छाएं जो है पूरी कर देता था, जो भी उससे मांगा जाता था। तो इन्होंने जो है भर्तृहरि, जो एक संस्कृत के कवि थे, उनकी जो है कविताओं को भूमिका कल्पतरु यह भी नाम से जो है उनका अनुवाद किया हिंदी में। मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद इन्होंने पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कि भारतीय भाषाओं के साथ साथ इन्होंने जो विदेशी भाषा हैं, अंग्रेजी, रूसी और जर्मन, इनमें भी जो है कविताओं का अनुवाद किया है। अनुवाद क्या होता है बेटा? एक भाषा से दूसरी भाषा में जो है कन्वर्ट कर देना, उस चीज को वो कहलाएगा अनुवाद। जैसे क्या है कि इनको रूसी भाषा भी आती थी, जर्मन भी आती थी, और जो है इनको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। तो इन्होंने जो है कई भाषाओं की कविताओं को दूसरी भाषाओं में उनका अनुवाद किया है। जैसे मायाकोवस्की की कविता थी, उसका जो हिंदी अनुवाद इन्होंने किया, किस नाम से किया? पतलून पहना बादल। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। लास्ट टू, स्टैंड अप, खड़े हो दोनों, स्टैंड अप। हाँ आप भी। यस, राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। राजेश जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेट, मिट्टी का चेहरा। काव्य संग्रह क्या होता है बेटा? एक तो एक कविता होती है और एक बहुत सारी कविताओं का संकलन होता है। इकट्ठा करके जब उनको एक काव्य संग्रह में इकट्ठा किया जाता है तो वो कहलाता है काव्य संग्रह। बहुत सारी कविताओं का संकलन। तो इनके कई काव्य संग्रह हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, इनके काव्य संग्रह का नाम है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे।
जैसे आपने रामलीला वगैरह देखी है, तो या नाटक कोई जो है स्टेज पर अभिनीत किया जाता है, दिखाया जाता है, तो पर्दे के पीछे होता है ना कुछ, जैसे जिनको जो तैयार हो रहे होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट, तो वो पर्दे के पीछे से आते हैं, सारे तो सामने होते नहीं है, तो नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे। नेपथ्य जो वर्ड है उसका अर्थ है पर्दे के पीछे। ठीक है, जैसे मान लीजिए नाटक अभिनीत किया जाता है स्टेज पर, या जैसे रामलीला आपने देखी हो किसी ने, तो उसमें जो है पर्दा लगा होता है, और पर्दे के जैसे हमारे यहाँ स्कूल में भी जैसे कोई भी मतलब समारोह होता है तो पर्दा लगा होता है, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे। ठीक है, तो इनकी जो है काव्य संग्रह के नाम है एक दिन बोलेंगे पेट, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, और दो पंक्तियों के बीच, इनके काव्य संग्रह के नाम हैं। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें मिल चुका है। इनको राजेश जोशी जी को। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली हैं। अब देखिए जो इनकी कविताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, जो इनका स्वर है वो किस प्रकार का है, इनकी कविताओं में जो स्वर मुखरित हुआ है, क्योंकि हर कवि की कोई अपनी विशेषताएं होती हैं। कोई प्रकृति से रिलेटेड संबंधित कविताएं ज्यादा लिखता है, किसी को जो है मान लीजिए प्रेम वगैरह में ज्यादा उसका इंटरेस्ट होता है, तो उससे जो संबंधित कविताएं लिखता है। तो इनका जो इंटरेस्ट था, इनकी जो रुचि थी, किस प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी है, किस प्रकार के लेख इन्होंने लिखे हैं। तो राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली हैं, कि जो समाज को जो है इन्होंने महत्व दिया है अपनी कविताओं में, कि समाज जो है हमारा समाज किस प्रकार से उस समय था और किस प्रकार का होना चाहिए। तो समाज को इन्होंने अपने जो है रचनाओं में गहरा महत्व दिया है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं, कि यदि जीवन के गहरे संकट का मतलब है यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे कि अब है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे कोरोना का हमारा समय चल रहा है, तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन इनकी कविताएं पढ़ने से अगर समय हमारे अनुकूल नहीं है, तब भी जो है गहरी आस्था जो है इनकी कविताएं पढ़कर हमारे मन में उभरती है। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हमारे अंदर अक्षमता आती है राजेश जोशी जी की कविताओं को पढ़कर। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। क्या है कि जो उनकी कविताएं हैं उनमें जहां से मतलब जिस भी स्थानीय जगह से कविता ली गई है, तो उस प्रकार की स्थानीय बोली, जो बोली के शब्दों का इनकी कविताओं में प्रयोग हुआ है। स्थानीय भाषा जैसे हमारी यहाँ है तो हरियाणवी भाषा है स्थानीय भाषा, तो जिस प्रकार की इन्होंने कविता लिखी है तो उस स्थान से संबंधित जो है स्थानीय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता तथा मनुष्यता को बचाए रखने का नितांत संघर्ष भी है, कि कैसे हम जो है अपने मानवीय मूल्यों को बचा सकते हैं, कैसे हमारे मानवीय मूल्य, हमारे मैनर्स खत्म होते जा रहे हैं, और किस प्रकार हमें उन मानवीय मूल्यों को बचाने की जरूरत है। तो ऐसा भी जो है ये भाव भी इनकी कविताओं में मुखरित हुआ है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं, कि जितना जो है राजेश जोशी जी को जितना दुनिया के नष्ट होने का खतरा रहता है, कहाँ पढ़ रहे हैं हम, बंद कर इसको। तो राजेश जोशी जी को दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन दिखाई देते हैं,
कि जीवन को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, जीवन में और क्या बेस्ट किया जा सकता है, इसके प्रति भी वो चिंतित दिखाई देते हैं, जो उनका स्वर है उनकी कविताओं में। प्रस्तुत जो कविता है हमारी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों से बचपन जो है उनका छीन लिया गया है और बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। जो हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें जो है कि किस प्रकार बच्चों का जो बचपन है उनसे छीन लिया जाता है, वे मजबूर हैं बाल मजदूरी करने के लिए। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंगों से वंचित रह जाते हैं। कि कुछ बच्चे गरीबी के कारण, परिस्थितियां उनकी ऐसी होती हैं कि वो ना पढ़ पाते हैं और ना जीवन में शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, ना खेल पाते हैं और ना ही जो उन्हें जरूरत है उन चीजों को वे प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या था बेटा कि जो संविधान का अनुच्छेद 24 था, उसमें जो कारखाने आदि में जो बालक बालिकाओं का जो मतलब काम करना, वो मनाही थी इस चीज की। आर्टिकल 24 के अनुसार कि कारखानों में जो है छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, 14 वर्ष से कम आयु। ठीक है, आर्टिकल 24 के अनुसार कि कारखानों में या कहीं भी किसी ढाबे पर या कहीं पर भी जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पर जो है प्रतिषेध था, मनाही थी। लेकिन फिर भी जो है हम संविधान के कानून को तोड़कर भी आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे हैं जो आज भी जो है बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। उनकी परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि वे, उनके माता पिता जो है उनके लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा सकते। कविता देखिए बेटा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरा क्या होता है? धुंध। जब सर्दियों में जो है धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो उस समय की बात कर रहा है कवि राजेश जोशी जी कि कोहरे से जो ढकी सड़क ढकी है, ठंड है और उसके बावजूद भी जो है बच्चे सवेरे सवेरे काम पर जा रहे हैं। हमारे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जो सड़क, जिस सड़क से वे गुजर रहे हैं, वो सड़क जो है कोहरे से ढकी हुई है, धुंध उस पर पड़ी हुई है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह कि यदि आज हम सोचें तो आज जो है हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या होता है? लाइन। यानी कि आज की सोच के अकॉर्डिंग सबसे भयानक जो समस्या है हमारे लिए वो ये है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा देने पर भी जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हमारे आजकल के जो समय की सबसे भयानक समस्या है, क्योंकि आज के बच्चे ही जो है कल का भविष्य होते हैं। यदि आज के बच्चों का भविष्य ही नहीं बन पाएगा तो फिर जो देश का भविष्य है वो कहाँ जो है स्टे करेगा। तो इसलिए सबसे भयानक, गरीबी से भी लड़ा जा सकता है। यदि आज के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा तो वो कल के जो है भारत के निर्माता होंगे। तो यदि आज के बच्चों को भी शिक्षित नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाले भारत की भी संभावनाएं, उनकी उन्नति और प्रगति की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। तो इसलिए आज की सबसे भयानक जो समस्या है वो है बाल मजदूरी की समस्या, कि सरकार द्वारा प्रतिबंध होने पर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कि अगर हम इसको पूरा विवरण दें, इसका पूरा बायोडाटा दें इसका, तो ये भी जो है भयानक बात है कि हम इसको पूरा विवरण तो देते हैं लेकिन इस समस्या के हल के बारे में कोई नहीं सोचता। कि शुरू से लेकर लास्ट तक हम इसका विवरण तो देते हैं लेकिन इस भयानक समस्या के समाधान के बारे में कोई नहीं सोचता। किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं हम? बाल मजदूरी की समस्या। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना, कि इसे एक पूरा इसका वर्णन करना भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह।
तो इसे एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए उस माता पिता से या उस सरकार से जिस सरकार के राज में जो है बच्चे काम पर जा रहे, उन राजनेताओं से जो आज जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुर्सियों पर बैठे हैं, उनसे हमें सवाल की तरह पूछना चाहिए कि आपने प्रतिबंध लगा दिया है और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि आज की जो सरकार है उससे सवाल करना चाहिए, उस माता पिता से सवाल करना चाहिए जिसके बच्चे माल मजदूरी कर रहे हैं। तो इसे हमें विवरण की तरह लिखना नहीं चाहिए, इसे हमें एक सवाल की तरह पूछना चाहिए। आज जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि तुम वादे तो बड़े बड़े करते हो कि हमारी सरकार आने पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या है? तो हमें एक प्रश्न की तरह जो है ये पूछना चाहिए आज जो है, जो देश के ठेकेदार बने बैठे हैं उनसे, कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। भाई अब तो आपकी सरकार आ गई है, आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज आपकी सरकार में भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हमें प्रश्न की तरह जो है उन राजनेताओं से पूछना चाहिए ये सवाल, हमें विवरण की तरह केवल लिखना नहीं चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमें वर्णन नहीं करना चाहिए इसका, हमें एक सवाल की तरह पूछना चाहिए आज के भारत के जो निर्माता अपने आप को कहते हैं उनसे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। तो कहता है कि जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, कवि कहता है कि जो बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं, क्या उनकी सारी जो किताबें हैं, सारी जो गेंदें हैं खेलने के लिए, क्या उनके, ना तो उनके पास खेलने का समय है बेटा और ना उनके पास पढ़ने का समय है। तो कहता है क्या उनकी खेलने के लिए जो सारी गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में चली गई हैं, वापस आई ही नहीं, आकाश में चली गई है क्या उनकी खेलने की गेंदें सारी, या दीमकों ने खा लिया है। दीमक क्या होते हैं? हाँ जी, जो लकड़ी में जो कीड़ा लग जाता है, दीमक। तो कहता है क्या उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, दीमक नामक जो कीड़ा होता है क्या उनकी किताबों को खा गया है, जो उसे पढ़ने नहीं भेजा जाता, उन्हें बाल मजदूरी करने भेजा जाता है। अर्थात कवि जो है वो कहना चाहता है कि ना तो उनके पास खेलने के लिए गेंदें हैं और ना उनके पास पढ़ने के लिए किताबें हैं। सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या उनकी दीमकों ने खा लिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या उनके खेलने के सारे जो खिलौने हैं वो काले पहाड़ के पाल ही नहीं सकते। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे क्या होते हैं बेटा? स्कूल। तो क्या कहता है कि ये क्या इतना बड़ा तूफान या भूकंप आया है जिसमें सारे जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, उनकी इमारतें ढह गई हैं जिनमें वो बच्चे पढ़ते थे। जो बाल मजदूरी पर बच्चे जा रहे हैं उनकी बात कर रहा है कवि कि क्या उन बच्चों के जो स्कूल थे, बाल मजदूरी जो कर रहे हैं, क्या भूकंप आने के कारण, तूफान आने के कारण जो है उन बच्चों के स्कूलों की जो इमारतें हैं वो गिर गई हैं। ढह गई हैं का मतलब गिर गई हैं। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है, ये तो यही खड़े हैं और आप क्लास से बाहर हो गए, इसकी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक होता है अचानक, एकाएक क्या होता है? अचानक। तो कहता है क्या जिन मैदानों में वे बच्चे खेलते कूदते थे या जिन घर के बाग बगीचों में वे घर के आंगन में खेलते थे, क्या वे सारे अचानक खत्म हो गए हैं उन बच्चों के खेलने के लिए? क्या कुछ नहीं बचा है उन बच्चों के खेलने के लिए? ना स्कूल बचे हैं, ना किताबें हैं, ना गेंदे हैं खेलने के लिए। क्या सारे मैदान जिसमें वो खेला करते थे या जो सारे बगीचे हैं, बाग बगीचे जिसमें वे घूमा करते थे,
और घरों के जो आंगन है जिसमें वे खेला कूदा करते थे, क्या वे सारे अचानक खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यदि उन बच्चों के लिए सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा रह गया है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल क्या होता है? हस्ब मामूल जैसा था वैसा होना, ज्यों का त्यों। कोई बदलाव किसी चीज में अगर नहीं होता है तो उसको कहा जाता है हस्ब मामूल। ठीक है, तो कहता है तो फिर क्या बचा है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। तो कवि कहता है कि अब इस दुनिया में क्या बचा है? अगर बच्चों के खेलने के लिए ना मैदान है, ना स्कूल है, ना गेंदे हैं, ना घर के आंगन है, तो इस दुनिया में क्या बचा है? और इस दुनिया में जब कुछ नहीं बचा तो कितना ये बात कितनी भयानक है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा, लेकिन इस बात से भी ज्यादा भयानक ये बात है कि बच्चों की सारी सुविधाएं छिन जाने के बाद भी जो परिस्थितियां हैं वो वैसी की वैसी हैं, कि कोई जो है इसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है इस काम के प्रति कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कि जो परिस्थितियां हैं, हस्ब मामूल का मतलब है बेटा कि जैसी की तैसी, कि जो जो परिस्थितियां हैं भाई इतना भयानक हमारे सामने जो है घटित हो रहा है, बच्चों के साथ जो है इतनी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं फिर भी ज्यों की त्यों है। कोई जो है उनके प्रति एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे वो हमारे नेता हैं, या चाहे उन बच्चों के माता पिता हैं। तो कोई जो है इस समस्या के प्रति, इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। पर दुनिया की हजारों हस्ब मामूल समझ आ गया है क्या है? कि जो परिस्थितियां हैं इसके बावजूद भी हमारे समाज में जो है इतना भयानक जो है घटित हो रहा है, इसके बावजूद भी जो परिस्थितियां हैं वो ज्यों की त्यों हैं। इस समस्या के समाधान के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दुनिया है, पूरा संसार है, उसमें यदि हम देखते हैं तो हजारों बच्चे प्रतिदिन जो है सड़कों से गुजरते हैं और काम पर जाते हैं। बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और क्या कह रहा है कवि कि बहुत जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो है काम पर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारे कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जो हमारी समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं, ना तो कोई संस्था ही इस समस्या के समाधान के लिए आगे आ रही है, ना कोई हमारा नेता इसके लिए गंभीर है, ना हमारी सरकार जो है इस समस्या के प्रति गंभीर है। तो समाज में यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो है कोई संस्था या कोई नेता, कोई भी किसी प्रकार का जो है उत्साहित कदम नहीं उठा रहा है, जिससे ये सोचा जा सके कि इस समस्या का समाधान हो सके। हाँ जी, यहाँ तक जो कविता है, किसी को प्रॉब्लम है किसी भी लाइन में? कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम है? सबको समझ आ गई है? यस। चलो ऋषिका, फर्स्ट पैसेज से एक बार रिवाइज करवाओ। सबको समझ आ गई? किसी को भी उठाया जा सकता है, ध्यान रखना। सड़क बेटा, सड़क। छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हैं। क्योंकि फिर जब आप जैसा बोलोगे वैसा आप लिखोगे, तो सड़क शब्द है बेटा ये। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, कि हमारे समय की सबसे भयानक लाइन है यह, मतलब सबसे भयानक समस्या है यह।
भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कि इसे डिस्क्राइब करना, मतलब इसके बारे में लिखना सबसे भयानक है। हाँ जी, इसका वर्णन करना जो है, सिर्फ जो है आज हम इसका वर्णन कर रहे हैं, यह सबसे भयानक है। कि इस समस्या का समाधान नहीं कर रहे, केवल वर्णन कर रहे हैं, यह बात इससे भी भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कि हमें अपनी सरकार से जो उनसे हमें सवाल करना चाहिए कि आखिर आपके होते हुए भी जो आपने वादे किए थे, फिर भी उनके कारण भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। चलो बेटा, आप अगला पैसेज। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि जो जितनी भी गेंदें हैं, क्या वो सारी की सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं, और जो दीमक जो लकड़ी को चबाते हैं, क्या उन्होंने सारी रंग बिरंगी किताबों को खा लिया है। वेरी गुड। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि जो काला पहाड़ है, जो उनके खेलने के खिलौने हैं, वो सारे के सारे उसके नीचे दब गए हैं। क्या सारे भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें, कि जो हमारे स्कूल हैं, जितने भी उसकी स्कूल की इमारतें हैं, क्या वो सारी की सारी भूकंप में ढह गई हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एक, कि जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, मैदान, बगीचे, घरों के आंगन, क्या वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। एकाएक मीन्स अचानक। तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में, कि जब इतना कुछ हो गया तो इस दुनिया में क्या रह गया है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा कि ये सारी चीजें हस्बा मूल, कि मतलब उसके बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, अब इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी बच्चे फिर भी काम पे जा रहे हैं, इससे भयानक और कुछ भी हो सकता है। फिर भी परिस्थितियां जो हैं जो की कि त्यों बनी हुई हैं। कोई भी हमारी सरकार, कोई भी हमारी कल्याणकारी संस्था जो है इस समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं आ रही है। तो जो परिस्थितियां हैं वो जो की त्यों है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, कि दुनिया की जो हजारे सड़कें हैं, सुबह सुबह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू।